आईपीएल की दुनिया में ना कुछ कहानियां मैदान से ज्यादा दिलों में खेली जाती हैं। और ऐसी ही एक कहानी है जो एक हाइपोथेटिकल सवाल से शुरू होती है। अगर कभी रविंद्र जडेजा और संजू सैमसन के बीच एक ट्रेड होती तो गलती किसकी होती? खिलाड़ी की या फ्रेंचाइजी की, या फिर मतलब उन हालात की जिन्हें कोई कंट्रोल ही नहीं कर सकता। आज हमारे हाथ जो जानकारी लगी है वो इसी कह सकते हैं सेंसिटिव और इमोशनल मुद्दे की परतें खोलती है। बिल्कुल। हमारा मकसद यहाँ किसी को हीरो या विलन बनाना नहीं है, बल्कि इस पूरे मामले की जड़ तक जाना है। सही बात है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक मजेदार लगने वाली चर्चा एक गंभीर बहस में कैसे बदल गई और इसके पीछे की असली कहानी क्या थी। बिल्कुल सही कहा। ये सिर्फ एक खिलाड़ी और एक टीम की कहानी नहीं है, ये उम्मीदों की, दबाव की और एक बहुत बड़ी विरासत के बोझ की कहानी है। तो चलिए इस पूरे सिनारियो को अनपैक करते हैं और देखते हैं कि अलग अलग नजरिए क्या कहते हैं। तो फिर शुरू से शुरू करते हैं। ये पूरा मामला गरमाया कहाँ से? बात है 2022 आईपीएल की। हाँ, जब एमएस धोनी ने कप्तानी छोड़ने का फैसला किया और कमान सौंपी गई रविंद्र जडेजा को। कागज पर तो ये एक बहुत लॉजिकल स्टेप लग रहा था, एक सीनियर खिलाड़ी को सम्मान देना। पर असल में ये इतना सीधा नहीं था, है ना? बिल्कुल नहीं। जो जानकारी हमारे पास है वो ये बताती है कि यह सिर्फ एक कप्तानी का हैंडओवर नहीं था, ये एक सक्सेशन क्राइसिस की शुरुआत थी। अच्छा। जब धोनी जैसा कोई बड़ा व्यक्तित्व पद छोड़ता है तो जो भी उनकी जगह लेता है वो सिर्फ कप्तान नहीं बनता, वो उम्मीदों के एक पूरे पहाड़ का सामना करता है। सही बात है। सीएसके का पूरा कल्चर, पूरा डीएनए धोनी के इर्द गिर्द बना था। तो जडेजा को सिर्फ टीम नहीं चलानी थी, उन्हें एक पूरी विरासत को संभालना था। और शायद यही दबाव, यही प्रेशर टीम के प्रदर्शन पर भी दिखने लगा था। टीम मैच हार रही थी और जो जडेजा मैदान पर हमेशा एक रॉकस्टार की तरह दिखते थे वो कहीं खोए खोए से नजर आने लगे। हाँ, और ये सिर्फ टीम के प्रदर्शन की बात नहीं थी। हमारे सोर्सेज में इस बात पर जोर दिया गया है कि कप्तानी का असर जडेजा के पर्सनल गेम पर बहुत गहरा पड़ा। जैसे कि उस दौरान उनका बैटिंग एवरेज 20 से भी नीचे चला गया था और बॉलिंग में भी वो विकेट नहीं ले पा रहे थे। ओहो। एक ऑलराउंडर के लिए जो टीम का कप्तान भी हो, ये आंकड़े मतलब अलार्म बेल्स की तरह थे। बिल्कुल। नतीजा ये हुआ कि सीजन के बीच में ही एक बहुत नाटकीय ढंग से कप्तानी वापस धोनी को दे दी गई। मैनेजमेंट ने इसे टीम हित में लिया गया फैसला कहा, लेकिन बाहर की दुनिया के लिए ये एक पैनिक बटन दबाने जैसा था। एग्जैक्टली। और यहीं से कहानी में दो फाड़ हो गए। फैंस के लिए ये भरोसे का टूटना था, जबकि फ्रेंचाइजी के लिए ये एक स्ट्रैटेजिक मूव था। और इसी तनाव के बीच सोशल मीडिया ने एक बिल्कुल नया एंगल पैदा कर दिया। हाँ, और वो एंगल था संजू सैमसन का। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर एक हाइपोथेटिकल ट्रेड की चर्चा छिड़ गई। रविंद्र जडेजा राजस्थान रॉयल्स में और संजू चेन्नई सुपर किंग्स में। जो चीज एक फैन फिक्शन की तरह शुरू हुई थी वो देखते ही देखते एक सीरियस बहस बन गई। ये वाकई में दिलचस्प है। लोग ऐसा क्यों सोचने लगे? मतलब इस ट्रेड के पीछे की साइकोलॉजी क्या थी? देखिए, सोशल मीडिया पर फैंस सिर्फ खिलाड़ी ट्रेड नहीं कर रहे थे, वो असल में नैरेटिव्स ट्रेड कर रहे थे। नैरेटिव्स? हाँ, संजू सैमसन उस वक्त राजस्थान रॉयल्स के लिए वफादारी और स्थिरता का प्रतीक थे। एक कप्तान जो अपनी टीम के साथ खड़ा रहा। तो फैंस को लगा कि सीएसके में उस पल जिस इमोशनल स्टेबिलिटी की कमी दिख रही थी, सैमसन उसे पूरा कर सकते थे। अच्छा, और जडेजा को राजस्थान भेजने की कल्पना इसलिए की जा रही थी ताकि वो एक कम दबाव वाले माहौल में फिर से अपना नेचुरल गेम खेल सके। एक तरह का एस्केप सिनेरियो था जो फैंस ने उनके लिए बनाया था। वाह, मतलब ये सिर्फ क्रिकेट नहीं था, ये तो इमोशंस और परसेप्शन का खेल बन गया था। बिल्कुल। तो चलिए अब इस बहस के सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। अगर ये ट्रेड होती तो क्या गलती जडेजा की मानी जाती? कुछ रिपोर्ट्स और फैंस का एक तबका तो यही मानता है। हाँ, इस तरफ के तर्क भी काफी मजबूत हैं। पहला और सबसे आम तर्क ये है कि जडेजा कप्तानी का दबाव नहीं झेल पाया। और ये कोई उनकी काबिलियत पर सवाल नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हर किसी का टेम्परामेंट अलग होता है। सही बात है। दूसरा, उस दौरान सोशल मीडिया पर उनकी कुछ क्रिप्टिक पोस्ट्स, जैसे सीएसके से जुड़ी तस्वीरें डिलीट करना, इन अफवाहों को और हवा दे रही थीं। जब आप चुप रहते हैं तो लोग खाली जगह को अपनी कल्पनाओं से भर देते हैं। बिल्कुल। लेकिन क्या ये इतना सिंपल है? मेरा भी यही सवाल है।
मतलब हम एक ऐसे खिलाड़ी की बात कर रहे हैं जो सालों से भारत के लिए और सीएसके के लिए मैच विनर रहा है। हाँ, क्या सिर्फ कुछ मैचों के प्रदर्शन के आधार पर उन पे पूरी जिम्मेदारी डालना सही है? अरे हमारे पास है वो ये भी साफ करती है कि जडेजा ने हमेशा इन अफवाहों का खंडन किया। अच्छा। उनका एक बयान बहुत प्रमुखता से सामने आता है, मैं सीएसके के लिए कमिटेड हूँ, फेक न्यूज पर विश्वास न करे। ये तो बहुत डायरेक्ट स्टेटमेंट है। हाँ, ये एक खिलाड़ी का अपनी टीम के प्रति वफादारी दिखाने का सीधा तरीका था, जबकि बाहर एक तूफान मचा हुआ था। तो इस बयान को देखते हुए उन पर पूरी तरह से दोष मढ़ना शायद नाइंसाफी होगी। ठीक है, तो जडेजा की तरफ से ये बातें थीं, बेहिसाब दबाव, धोनी की विरासत का बोझ और फिर उनकी तरफ से आई सफाई। हाँ, लेकिन इस कहानी में दूसरा और शायद सबसे पावरफुल किरदार भी तो है सीएसके। बिल्कुल। एक इतनी प्रोफेशनल और सक्सेसफुल फ्रेंचाइज से ऐसी चूक कैसे हुई, या फिर ये कोई चूक थी ही नहीं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और फैंस का एक बड़ा वर्ग मानता है कि सीएसके मैनेजमेंट ने स्थिति को ठीक से हैंडल नहीं किया। उनका क्या तर्क है? उनका तर्क है कि किसी खिलाड़ी को आप इतनी बड़ी जिम्मेदारी देकर सीजन के बीच में उसे वापस नहीं ले सकते। ये किसी भी प्रोफेशनल के आत्मविश्वास को तोड़ सकता है। बिल्कुल, ये तो ऐसा है जैसे आपको प्रमोशन देकर कॉर्नर ऑफिस दिया जाए और 2 महीने बाद कहा जाए कि वापस अपने पुराने क्यूबिकल में चले जाओ। बहुत सही एनालॉजी है। कोई भी इसे पर्सनली लेगा ही। कम्युनिकेशन में कहाँ कमी रह गई? फैंस का यही मानना था कि जडेजा जैसे सीनियर खिलाड़ी के साथ जो इतने सालों से टीम की रीड रहे हैं और ज्यादा ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ हमें सिक्के का दूसरा पहलू भी देखना होगा, फ्रेंचाइजी का नजरिया। हाँ, उनके लिए ये एक बिजनेस है और बिजनेस में कड़े फैसले लेने पड़ते हैं। तो सीएसके का पक्ष क्या था? वो अपने फैसले को कैसे जस्टिफाई करते हैं? उनके लिए ये रूथलेस प्रोफेशनलिज्म का एक उदाहरण था। जो जानकारी उपलब्ध है उसके अनुसार मैनेजमेंट का मानना था कि उस समय टीम में रोल क्लैरिटी लाना सबसे जरूरी था। रोल क्लैरिटी? उन्हें ये एहसास हुआ कि जडेजा द स्ट्रगलिंग कैप्टन से ज्यादा वैल्यूएबल टीम के लिए जडेजा द वर्ल्ड क्लास ऑलराउंडर है। अच्छा। तो टीम को बचाने के लिए उन्हें जडेजा को कप्तानी के बोझ से मुक्त करना जरूरी लगा। ये एक क्लासिक केस है जहां एक इंसान की भावनाएं और एक टीम की रणनीति आमने सामने आ जाती हैं। तो अब तक की बातचीत से ये तो साफ हो रहा है कि कहानी में कोई एक विलन है ही नहीं। बिल्कुल। नाम पूरी तरह से जडेजा को गलत कह सकते हैं और ना ही सीएसके को। तो फिर असल वजह क्या थी? असल वजह कोई एक इंसान या एक फैसला नहीं था। ये कई चीजों के एक साथ गलत हो जाने का नतीजा था। इसे परफेक्ट स्टॉर्म कह सकते हैं। परफेक्ट स्टॉर्म? हमारे सोर्सेज भी इसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। इसे थोड़ा और विस्तार से समझाइए। वो कौन कौन से फैक्टर्स थे जिन्होंने मिलकर ये परफेक्ट स्टॉर्म बनाया? 4 मुख्य फैक्टर्स थे। पहला, कप्तानी का प्रयोग जो बुरी तरह असफल रहा। ठीक है, महसूस करता। सही बात है। तीसरा, कम्युनिकेशन में गैप, जहां प्रोफेशनल फैसले और मानवीय भावनाएं आपस में टकरा गईं। और चौथा और सबसे खतरनाक फैक्टर, सोशल मीडिया, जिसने एक छोटी सी चिंगारी को जंगल की आग में बदल दिया। इन चारों ने मिलकर एक ऐसा माहौल बनाया जहां से निकलना किसी के लिए भी मुश्किल था। तो मतलब ये कि अगर वो काल्पनिक ट्रेड हो भी जाती तो उसका दोष किसी एक पर मढ़ना नामुमकिन जी हाँ, मुमकिन था। ये किसी एक गलत फैसले का नहीं बल्कि कई छोटी छोटी घटनाओं के सिलसिले का नतीजा होता। बिल्कुल। ये हालातों का परिणाम होता, किसी एक व्यक्ति की गलती का नहीं। आईपीएल सिर्फ क्रिकेट का खेल नहीं है, ये भावनाओं का, वफादारी का और उम्मीदों का भी खेल है। और जडेजा सीएसके का ये अध्याय हमेशा फैंस के लिए एक सेंसिटिव टॉपिक रहा है। हाँ, और इस कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा इसका अंत है। वो क्या है? हमारे पास जो अंतिम विश्लेषण है वो बहुत शक्तिशाली है। वो कहता है कि दोनों पक्षों ने, यानी जडेजा और सीएसके ने, अपने अपने हिसाब से टीम के लिए सर्वश्रेष्ठ करने की कोशिश की, बस शायद टाइमिंग गलत थी। ये इरादे दोनों के सही थे पर नतीजा गलत निकला। बिल्कुल। और देखिए, आज जडेजा सीएसके के लिए फिर से वही मैच विनर है और संजू सैमसन अपनी फ्रेंचाइजी के लिए एक वफादार और सफल लीडर। दोनों अपनी अपनी जगह खुश हैं। और अंत में एक बहुत यादगार लाइन है जो इस पूरी बहस को एक नया नजरिया देती है। क्या? तो ट्रेड में गलती किसी की नहीं, ये सिर्फ एक गलत समय की सही कहानी थी। इस पूरी चर्चा के बाद बस एक सवाल सोचने के लिए रह जाता है। क्या? जब खिलाड़ी और फ्रेंचाइजी दोनों ही पेशेवर रूप से इस प्रकरण से आगे बढ़ चुके हैं, तो क्या फैंस के लिए भी अब इन काल्पनिक बहसों से आगे बढ़कर सिर्फ खेल का आनंद लेने का समय आ गया है?